तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद की। जी हाँ, यूरोप में राष्ट्रवाद की। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत बच्चे इसे टॉप समझते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान है। बिल्कुल आसान भाषा में आज हम इसे कहानी की तरह समझेंगे। जी हाँ, क्या समझेंगे जी? कहानी की तरह। जो बच्चे बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और वे लोग 2027 में परीक्षा देंगे लोग, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद जो है बिल्कुल आसान भाषा में, वो भी कहानी की तरह समझेंगे क्या क्या हुआ था। ठीक है, उससे पहले आप समझिए कि यूरोप का मतलब क्या होता है और राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे कि यूरोप क्या होता है, यूरोप किसे कहते हैं और राष्ट्रवाद क्या होता है, तब तक आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यूरोप किसे कहते हैं। यूरोप क्या है? यूरोप एक महादेश है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है? विश्व के महाद्वीप। पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर 7 गो महादेश है। क्या है जी? पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर 7 गो महादेश है। 7 गो महादेश में से एक क्या है? आपका यूरोप है, एशिया महादेश है, यूरोप महादेश है, एशिया महादेश है, अफ्रीका महादेश है, ऑस्ट्रेलिया महादेश है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। ये सब क्या है? आपके पूरे पृथ्वी पर 7 गो महादेश है। आपको पता होगा कि हम लोग, भारत जो है एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। क्या आता है जी? एशिया महादेश में क्या है? भारत है। क्या है? एशिया महादेश में भारत है। उसी प्रकार एशिया महादेश में क्या है? एशिया महादेश में भारत है, चीन है, नेपाल है, पाकिस्तान है। ये सब क्या है? आपके एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वही बात करें यूरोप के, तो क्या है? यूरोप भी एक महादेश है। यूरोप में भी बहुत सारे देश आते हैं। फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, रूस हो गया, हंगरी हो गया, पोलैंड हो गया। ये सब कहाँ आता है? ये सब यूरोप के अंतर्गत आता है, यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। आप समझ गए होंगे कि यूरोप किसे कहते हैं, एशिया किसे कहते हैं। यूरोप क्या है? यूरोप एक महादेश है। यूरोप के अंदर बहुत सारे देश हैं। ठीक है, जैसे कि जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया। सब क्या है? ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि ऑस्ट्रिया हो गया। ये सब क्या है? यूरोप महादेश के अंतर्गत ये सब देश आते हैं। समझ में आ गया आपको? महादेश समझ में आ गया होगा, यूरोप समझ में आ गया। यूरोप क्या है? यूरोप क्या है? एक महादेश है। अब यहाँ पर जानिए, अब हम जानेंगे राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है ये जानिए पहले। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक भावना है। क्या है? भावना है। अपने देश के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति आत्मसमर्पण, अपने देश के प्रति अपना प्राण न्यौछावर कर देना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने देश के प्रति क्या करता है? मतलब कि अपने देश के प्रति पूरा क्या करता है? अपना आत्मसमर्पण कर देता है। बोलता है कि मैं मरूंगा अपने देश के लिए, जीऊंगा अपने देश के लिए। तो वैसे ही व्यक्ति को, वैसे ही भावना को, वैसे ही मनोवृत्ति को हम लोग राष्ट्रवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद बोलते हैं। अब आशा करते हैं कि आप यूरोप का मतलब समझ गए होंगे और राष्ट्रवाद का मतलब समझ गए होंगे। समझ गए हैं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है, मतलब कि अब हम जानेंगे, चैप्टर की ओर बढ़ेंगे कि चैप्टर में क्या क्या है, वो भी कहानी के माध्यम से, पूरे बिल्कुल कहानी की तरह जानेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ था। आइए शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ था, वो भी बिल्कुल कहानी की तरह। चलिए शुरू करते हैं। मैं बतला दूं यूरोप क्या था। यूरोप में एक देश था, देश का नाम था फ्रांस। फ्रांस क्या था? देश का नाम था क्या? फ्रांस नाम था। फ्रांस में एक राजा था जिसका नाम था लुई 16वां। क्या था जी? फ्रांस में एक राजा था जिसका नाम था लुई 16वां। लुई 16वां वहां का राजा था, लेकिन राजा होने के बावजूद उसका कार्य जो था राजा की तरह नहीं था। वे राजा होने के बावजूद भी उसके देश में, फ्रांस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, फ्रांस के लोग भूखे मर रहे हैं, व्यापार, ठीक है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, देश घाटे में जा रहा है या आगे बढ़ रहा है, पीछे बढ़ रहा है, देश में डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं था। लुई 16वां जो था दिन भर राजगद्दी पर बैठा रहता था। देश आगे बढ़ रहा है, पीछे बढ़ रहा है, देश के लोग भूखे मर रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं था। ठीक है, देश के लोग जो थे, लोग फ्रांस के जो लोग थे, लोग परेशान हो गए थे अपने राजा से। ठीक है, क्योंकि परेशान होने का कारण था, परेशान होने का कारण क्या था जी?
परेशान होने का कारण ये था कि वे लोगों के ऊपर बहुत अधिक ज़्यादा टैक्स लाद दिया था। लोग मतलब कमा कर खुद अपना पेट नहीं भर पाते थे, लेकिन उनको टैक्स देना था। किसको देना था? टैक्स देना था, लुई सोलहवां को देना था टैक्स। ठीक है, लोग अपना पेट काट कर लुई सोलहवां को टैक्स देते थे। साथ ही गरीब लोग भूखे थे, गरीब लोग वहां पर भूखे मर रहे थे और और राजा आराम की जिंदगी जी रहा था। और लुई सोलहवां जो राजा था वहां का, आराम की जिंदगी जी रहा था, पूरा आराम से सो रहा था, हंस रहा था, खेल रहा था। ठीक है, अब बस हमें अपने अधिकार चाहिए। लेकिन जो वहां का लोग था अपने राजा से पूरी तरह से परेशान हो गया था। जो लोग थे, लोग वे सोच रहे थे कि क्या जिंदगी है, हम लोग अपने ही देश में गुलाम की तरह जी रहे हैं, हम लोग अपने ही देश में क्या कर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, कैसा जिंदगी है। हमें गुलाम की तरह नहीं, बल्कि हमें भी एक आम नागरिक बन के जीना है, हमें भी स्वतंत्रता से जीना है। अब लोगों के मन में क्या हुआ, मतलब लोगों के मन में विद्रोह की भावना पनपी। क्या हुई? लोगों के मन में विद्रोह की भावना पनपी और लोगों ने बहुत मतलब कि जोर से, बहुत तेजी से क्या हुए, लोग अब रोड पर उतरना शुरू कर दिए। अब लोग विद्रोह करना शुरू कर दिए कि नहीं, तुम राजगद्दी छोड़ो, तुम राजगद्दी के लायक नहीं हो। अब पूरे फ्रांस के लोग क्या करने लगे, लो रोड पर उतर के विद्रोह करने लगे, लो आंदोलन करने लगे, लो कि नहीं, तुम लुई सोलहवां, तुम राजगद्दी से हटो, तुम राजा लायक नहीं हो, देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तुमसे उससे कोई मतलब नहीं है, तुम राजा लायक नहीं हो, तुम हटो यहाँ से, तुम बिना मतलब का टैक्स लादे हो। अब लोग क्या करने लगे, लोग सड़क पर उतर कर आए और उन्हें नारा लगाए, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। लोगों का कहना था, लोगों का एक नारा था, क्या नारा था? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ये क्या था? लोगों का नारा था। लोग यही नारा लगाकर रोड पर उतर गए थे। अब यहाँ पर देखिए, इसी घटना को हम फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। और इसी घटना को जब पूरे फ्रांस के लोग लुई सोलहवां को राजगद्दी से हटाने के लिए विद्रोह कर रहे थे, क्रांति कर रहे थे, उसी घटना को हम बोलते हैं फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था जी? फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था जी? 1789 ईस्वी में फ्रांस का राजा लुई सोलहवां था। और उसी टाइम 1789 ईस्वी में क्या हुआ था, लुई सोलहवां को जब क्रांति हुआ था, लुई सोलहवां हटाया जा रहा था, उसी क्रांति को बोलते हैं फ्रांसीसी क्रांति, जो 1789 ईस्वी में हुआ था। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए, 1789 में लोग क्या किया, विद्रोह किया और लुई सोलहवें को राजगद्दी से हटा दिया। राजगद्दी से हटाने के बाद लगातार 3 या 4 साल बाद, मतलब कि 1793 ईस्वी में लुई सोलहवें को गिलोटीन पर चढ़ाकर फांसी की सजा सुना दी गई। क्या किया गया जी? फांसी की सजा सुना दिया गया। अब लुई सोलहवां टपक गया। अब जो फ्रांस था, क्या था, फ्रांस अब बिना राजा वाला देश बन गया था। फ्रांस में अब कोई राजा नहीं था, बल्कि जो राजा था उसको लोग हटा दिए थे और फांसी पर चढ़ा दिए थे। अब फ्रांस में कोई राजा नहीं था। अब क्या हुआ, जब फ्रांस में कोई राजा नहीं था तब पूरा राज्य का, पूरा देश का क्या हुआ था, पूरा कार्य जो हो गया था अस्त व्यस्त हो गया था। कोई कार्य नहीं हो रहा था। जाहिर सी बात है, घर को चलाने के लिए मालिक की आवश्यकता होती है, उसी तरह देश को चलाने के लिए राजा की आवश्यकता होती है। अब पूरा कार्य क्या हुआ था, अस्त व्यस्त हो गया था। तब क्या हुआ था, होता है यहाँ पर होता है नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट की क्या होती है, उदय होती है। मतलब कि नेपोलियन बोनापार्ट नाम का एक शासक क्या होता है, फ्रांस में आता है। क्या करता है, फ्रांस में आता है। फ्रांस में आता है क्या, मसीहा बन के आता है फ्रांस में। जब नेपोलियन बोनापार्ट मतलब कि शासक बन के फ्रांस में आता है और लोगों को खुश करने के चक्कर में क्या करता है, पूरे लोग के वो क्या करता है, समानता का अधिकार दे देता है। कोई भी टैक्स नहीं देगा, पूरा अच्छे से समानता से रहो, लोग अच्छे से रहो, लो अपना खाओ लो, अच्छे से रहो लोग। ठीक है, सब लोग को बोलने का अधिकार मिल गया, चलने का अधिकार मिल गया। सब लोग गुलामी से हटकर स्वतंत्रता की ओर जीने लगे, लो अच्छे से सब लोग हंसी खुशी जीने लगे। लो अब लोगों को लगा कि वाह, नेपोलियन बोनापार्ट कितना अच्छा आदमी है, हम लोग के लिए कितना कुछ किया, सबको समानता का अधिकार दिया, नाप तोल जो होता है, सबको नाप तोल की पद्धति अपनानी है, ये वाला नियम दे दिया, अपना कुछ नया कानून दे दिया, जिससे लोग पूरा खुश हो गए कि वाह, बहुत मान रहा है, बहुत अच्छा राजा है, हम लोग को देश को क्या करेगा,
आगे ले जाएगा और जनता भी क्या है, जनता भी उससे खुश है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो नेपोलियन बोनापार्ट था, नेपोलियन बहुत बहादुर और बुद्धिमान था। उसने पूरे यूरोप में अपने कानून लागू किए थे, लोगों को बराबरी का अधिकार मिल गया, नए नियम बने। लेकिन धीरे धीरे नेपोलियन खुद ही राजा जैसा बन गया और लोगों पर हुकूमत करने लगा। लेकिन धीरे धीरे जब नेपोलियन पूरे देश के लोग के दिलों पर राज करने लगा, तब ये अपना कारनामा शुरू किया। अब क्या किया, धीरे धीरे यह अपने आप को पूरे देश का, फ्रांस के देश क्या करता था, फ्रांस का राजा मानता था खुद को। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट मानता था खुद को राजा। अब ना राजा समझकर पूरे लोगों पर, पूरे फ्रांस के जनता पर क्या करने लगा, हुकूमत जमाने लगा, हुकूमत करने लगा। अब क्या हुआ, आखिरकार दूसरे देशों ने मिलकर उसे हरा दिया। मतलब कि जब नेपोलियन बोनापार्ट आकर क्या कर रहा था, पूरे लोगों पर अब क्या करना शुरू किया, मतलब कि दबाव डालना शुरू किया, लोगों पर अब टैक्स लादना शुरू करने लगा। ठीक है, लोगों पर अपना हुकूमत जमाने लगा। ठीक है, लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के सैनिक में भर्ती करने लगा। अब नेपोलियन बोनापार्ट का सोच था कि हम क्या करें, फ्रांस का राजा तो बन ही गए हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रांस में से ही कुछ लोगों को पकड़ पकड़ के सैनिक बना ले रहे हैं और सैनिक बनाकर किसी अन्य देश पर आक्रमण कर देंगे, युद्ध जीत लेंगे और उस देश का क्या करेंगे, राजा बन जाएंगे। और लोगों के ऊपर टैक्स लाद दिया पूरा फ्रांस के ऊपर। अब लोग पूरा परेशान हो गए कि बताओ, एगो तो जबरदस्ती पकड़ पकड़ के सैनिक बना रहा है, ठीक है, उसके बाद ऊपर से और टैक्स लाद दिया है। अब लोगों को आदत हो गया था स्वतंत्रता में जीने का, अब लोग गुलामी वाले दिन, ठीक है, याद नहीं कर पा रहे थे, ना ही वे लोग गुलामी में जी सकते थे। ठीक है, अब लोगों के मन में फिर से विद्रोह पैदा हुआ और लोगों के मन में फिर क्या हुआ, अब एक आग जलने लगी थी कि नहीं, अब नेपोलियन बोनापार्ट को क्या करना है, हटाना है। और अगल बगल के जो देश के लोग थे, वे भी लोग नेपोलियन बोनापार्ट से जल रहे थे क्योंकि उनका मानना था, जो अगल बगल देश के राजा थे वे लोग नेपोलियन बोनापार्ट से जल रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि बताओ, नेपोलियन बोनापार्ट आया है, फ्रांस में सब लोगों को अच्छा अधिकार दे दिया है, सब लोग वहाँ पे खुश हैं। हो सकता है कि वहाँ के लोग खुश हैं तो हम लोगों के देश का भी जानता अगर कहेगा कि ना, हम गुलामी नहीं जी सकते हैं, हमें भी फ्रांस की तरह आज़ादी चाहिए, तब हम क्या करेंगे। तब अगल बगल का देश लोग क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट को जबरदस्ती हरा दिया, हरा करके वहाँ क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट को राजा से हटा दिया, मतलब उसको गद्दी से हटा दिया। अब क्या हुआ, जब वह हार गया, गद्दी से हट गया, तब क्या हुआ, 1815 ईस्वी में क्या किया गया, जब मतलब कि नेपोलियन बोनापार्ट को गद्दी से लोग विद्रोह करके, गद्दी से क्या किए, पूरा लोग विद्रोह किए, साथ ही पूरा देश के लोग क्या किया, मिल के उसको हरा दिया। हराने के बाद उसको गद्दी से हटा दिया। जब नेपोलियन बोनापार्ट गद्दी से हट गया, तब क्या हुआ, जैसे ही वो गद्दी से हटा, तब पूरे जो देश के लोग थे, वे लोग खुश हो गए कि चलो अब हट गया है, अब क्या होगा। तब जाकर एगो सभा बैठा, क्या हुआ जी, एगो सभा बैठा। सभा में 2-3 गो अगल बगल के, मतलब फ्रांस के अगल बगल के देश के राजा क्या हुए, बैठे वो लोग क्या किए, बैठ के एगो सभा बनाए, समूह बनाए। उसी सम्मेलन को, जहाँ पर बहुत सारे देश के लोग बैठ के सम्मेलन कर रहे हैं, मतलब सम्मिलित हुए थे, उस सम्मेलन को बोलते हैं हम लोग वियना सम्मेलन। क्या बोलते हैं जी, वियना सम्मेलन, या बोलते हैं वियना बैठक। नेपोलियन की हार के बाद साल 1815 में यूरोप के बड़े बड़े राजा एक जगह मिले। नेपोलियन जब हार गया तो 1815 ईस्वी में यूरोप के बड़े बड़े राजा क्या हुए, एक जगह मिले, जिसको हम लोग बोलते हैं वियना कांग्रेस। क्या बोलते हैं जी, उसको हम लोग बोलते हैं वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन। 1815 ईस्वी में हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव में पूछते, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, उन्होंने सोचा चलो सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं, पुराने राजा फिर से सत्ता में आ गए, राष्ट्रवाद को दबाने की कोशिश हुई, लेकिन लोगों के दिल में आज़ादी की आग जल चुकी थी। मतलब कहने का मतलब ये था कि जो
मतलब यूरोप के मतलब फ्रांस के अगल बगल के जो राजा थे लोग, जब आके एक जगह बैठे लोग तो वे लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं लोग कि अब फ्रांस का राजा तो हट गया है, अब फ्रांस का कार्यभार कौन संभालेगा, फ्रांस का कार्यभार फिर से अस्त व्यस्त हो जाएगा। अब कोई ना कोई राजा चाहिए ना जी देश को चलाने के लिए। जैसे एक घर को चलाने के लिए एक परिवार का सदस्य चाहिए, मालिक चाहिए, उसी तरह एक देश को चलाने के लिए देश का राजा का होना बहुत आवश्यक है नु। तब ये सब देशवा मिल के सोचा लोग का कि पहले के राजा ठीक था, उसी को बुलाओ, फिर से ये गुलामी में क्या करेगा, फिर से वही नियम लगाओ लोग जो पहले का नियम था। लुई 16वां जितना नेपोलियन बोनापार्ट जितना भी नया नियम बनाया था, सबको बराबरी का अधिकार, नाप तोल की विधि, सबको चलने का बोलने का अधिकार, सबको हटा दिया गया। और फिर से जो लुई 16वां किया था पहले, मतलब जब शुरू में था, वही नियमों को फिर से लाद दिया गया। अब लोगों के ऊपर, लोगों के दिल में आज़ादी की आग जल चुकी थी। जो लोग आज़ादी में जी चुके थे, अब उनको फिर से क्या वही वाला दिन देखने का मन नहीं था। अब उनका मन था कि नहीं, हम ऐसे नहीं जी सकते हैं, हमको पूरी तरह से क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। तब लोगों ने फिर से क्या किया, फिर से विद्रोह करना शुरू किया। उसके आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है, अब हम अगले क्लास में जानेंगे। मतलब कि ये क्लास 1 था, अब हम इसके आगे का जो भी होगा हम पार्ट 2 में क्या करेंगे जी, पार्ट 2 में जानेंगे। ये हमारा क्या था, ये हमारा पार्ट 1 था, क्या था, ये हमारा पार्ट 1 था। अब हम पार्ट 2 में क्या करेंगे, उसकी आगे की कहानी जानेंगे। ये क्या है, ये पार्ट 1 है, पार्ट क्या है, ये जो हमारा है पार्ट 1 है, ये कंप्लीट हुआ आज। अब पार्ट 2 में हम जानेंगे कि इसके आगे क्या हुआ था, कौन राजा बना, फिर इसके आगे क्या, मतलब कि जो पहले का राजा था। अब आप सोचेंगे कि सर आप बताए थे कि पहले वाला राजा तो मर गया था, उसको फांसी दे दिया गया था, फिर पहले वाला राजा कैसे आ गया, तो हाँ आया था। उस टाइम था लुई 16वां, क्या था जी, उस टाइम पे था लुई 16वां राजा था, क्या था, लुई 16वां राजा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब नेपोलियन बोनापार्ट आया, नेपोलियन बोनापार्ट को हटा दिया गया, तो फिर आप बोल रहे हैं कि पहले वाले को फिर राजा बनाया गया। उसका तो फांसी हो गया था 1793 ईस्वी में, फिर बन कैसे गया ये, तो मतलब कि ये लुई 16वां था। लुई 16वां का एक भाई था, क्या था, भाई था लुई 18वां, क्या था जी, लुई 18वां को 1815 के वियना कांग्रेस के सम्मेलन में क्या किया गया, इसके भाई लुई 16वें के भाई को, लुई 18वां को क्या किया गया, यहाँ का राजा बना दिया गया। क्या किया गया जी, यहाँ का फिर से राजा बना दिया गया। और लुई 16वां वाले नियम को क्या किया गया, लुई 18वां के राजा में क्या किया गया, डाल दिया गया, फिर से लोग गुलाम हो गए थे। समझ में आ गया होगा। ये क्या था, हमारा पार्ट 1 था। अब हम पार्ट 2 भी क्या करेंगे, कवर हम अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो लंबा हो गया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और पार्ट 2 लिखकर भर भर के कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं बहुत जल्दी वीडियो ला सकूं, ठीक है। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही मेहनत लगता है क्लास कराने में, तो आज आप लोग सपोर्ट कीजिए। आगे मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगा और आप लोगों का अच्छा अंक लेके आऊँगा बिहार बोर्ड में। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, चैप्टर नहीं खत्म नहीं होता है, ये क्लास इतने पर खत्म होता है। अब हम पार्ट 2 में बात करेंगे आगे की कहानी की, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।